गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर की स्टडी करने वाले हैं। और ये जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर में होने वाले कॉपर लॉस या फिर रेजिस्टिव लॉस या फिर ओमिक लॉस, ये तीनों एक ही बात है। कॉपर लॉस या रेजिस्टिव लॉस या ओमिक लॉस के कैलकुलेशन के लिए परफॉर्म किया जाता है। कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए। अब यहाँ पर आप देखिए, जो कॉपर लॉस होता है इसकी वैल्यू होती है आई स्क्वेयर आर लॉस। और टोटल कॉपर लॉस कितना होता है? प्राइमरी वाइंडिंग का कॉपर लॉस प्लस सेकेंडरी वाइंडिंग का कॉपर लॉस, दोनों कॉपर लॉस का जो सम होता है ये टोटल कॉपर लॉस होता है। तो ये कॉपर लॉस किस पर डिपेंड कर रहा है? ये कॉपर लॉस करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये कॉपर लॉस किस पर डिपेंड करता है? करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो यदि मुझे एक्चुअल कॉपर लॉस चाहिए या फिर रेटेड कॉपर लॉस चाहिए, तो उस कंडीशन में मुझे कौन सी कंडीशन बहुत नेसेसरी है? सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है कि यदि मुझे फुल लोड कॉपर लॉस या रेटेड कॉपर लॉस या एक्चुअल कॉपर लॉस फाइंड आउट करना है, तो मेरे ट्रांसफार्मर में एक्चुअल करंट या फिर रेटेड करंट फ्लो होना चाहिए। तो मुझे ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि इसमें एक्चुअल करंट फ्लो हो। तो जैसे कि इस टेस्ट का नाम शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, तो मैंने क्या किया है, जो सेकेंडरी साइड है ट्रांसफार्मर की उसको शॉर्ट सर्किटेड कर दिया है। देखो, मैंने सेकेंडरी साइड को शॉर्ट सर्किटेड कर दिया है। अब जब सेकेंडरी साइड शॉर्ट सर्किटेड हो गई है, तो रेटेड करंट इसमें फ्लो करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मैं ऐसा टोटल वोल्टेज दे दूँ यहाँ पर जितना पहले दिया करता था, रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर दूँ क्या? नहीं। अगर मैं रेटेड वोल्टेज अप्लाई करूँगा तो क्या होगा मैं बताता हूँ। देखो, जैसे मैंने रेटेड वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ EMF E1 इंड्यूस हुआ, यहाँ EMF E2 इंड्यूस हुआ, एक्चुअल EMF यहाँ इंड्यूस होने लग जाएंगे। जब यहाँ एक्चुअल EMF इंड्यूस होने लग जाएंगे तो उससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होने वाली है? उससे प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि देखो, यहाँ कितना करंट फ्लो हो रहा है सेकेंडरी साइड में, मुझे बताओ। I2 करंट फ्लो होगा, तो इस I2 करंट की वैल्यू कितनी होगी? E2 अपॉन Z2। पर ये शॉर्ट सर्किट का इम्पिडेंस 0 ओम होता है ना यार, तो E2 अपॉन 0 ओम कितना हो गया? इनफाइनाइट करंट फ्लो होगा। लेकिन एक्चुअल में 0 नहीं होता। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो शॉर्ट सर्किट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता है, लेकिन बहुत कम होता है, स्मॉल अमाउंट में। सपोज करते हैं कि 0.01 ओम, तो इस कंडीशन में भी बहुत हाई करंट फ्लो होगा। तो जब बहुत हाई करंट फ्लो होगा तो क्या मैं एक्चुअल कॉपर लॉस कैलकुलेट कर पाऊंगा क्या? जब सेकेंडरी साइड में ज़्यादा करंट फ्लो होगा, मैंने आपको एक बात बताई कि जब सेकेंडरी साइड में करंट फ्लो होता है तो उसके कारण एक ∅2 फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो ये जो ∅2 फ्लक्स है ये क्या करता है? मेन फ्लक्स को कम कर देता है। और मेन फ्लक्स में जब कमी आती है तो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, जो फ्लक्स में कमी आई उसको कंपनसेट करने के लिए एडिशनल करंट I2 डैश फ्लो होता है। तो जब I2 करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फ्लक्स ∅2 की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जब फ्लक्स ∅2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये मेन फ्लक्स को बहुत ज़्यादा कम कर देगा। तो जब मेन फ्लक्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो प्राइमरी साइड से ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट रहेगी फ्लक्स को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए कोर के अंदर। तो जब ज़्यादा करंट प्राइमरी साइड में भी फ्लो होगा और सेकेंडरी साइड में भी फ्लो होगा तो ज़्यादा कॉपर लॉस होगा। तो इस कंडीशन में क्या मैं एक्चुअल कॉपर लॉस कैलकुलेट कर पाऊंगा क्या? बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा कॉपर लॉस हो रहा है अगर मैं रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सेकेंडरी साइड शॉर्ट सर्किटेड है। तो अब देखो, मुझे ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना है कि प्राइमरी साइड में भी रेटेड करंट फ्लो हो और सेकेंडरी साइड में भी रेटेड करंट फ्लो हो, जिससे कि मेरा जो वाट मीटर है ये रेटेड कॉपर लॉस को कैलकुलेट करे। तो क्या करूँ मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी टेक्निक है। एक काम करो, ये वोल्ट मीटर है, ये वाट मीटर है, ये आमीटर है। आप क्या करो, यहाँ पर एक इस प्रकार का अरेंजमेंट करो, एक वेरिएक यहाँ इस प्रकार से, ये सप्लाई का सोर्स है और इस सप्लाई का सोर्स एक वेरिएक से कनेक्टेड है, एक वेरिएक से कनेक्टेड है। और ये वोल्टेज को, ये जनरेटर के वोल्टेज को या फिर इस वेरिएक
ये जो वेरिएक दिख रहा है आपको, ये एडजस्टेबल है, इसको इस प्रकार से एडजस्ट करो। धीरे धीरे मैंने क्या किया, धीरे धीरे इसको बढ़ाया, ठीक है, धीरे 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 मैंने, अभी चलो सपोज करते हैं कि अभी मेरा जो वेरिएक है वो इस पोजीशन पर है, ये मेरा सप्लाई वोल्टेज है, और जो मेरा वेरिएक है वो अभी यहाँ पर है। मैंने क्या किया, एकदम इनिशियल पोजीशन पे रखते हैं, चलो इतना भी नहीं रखते, और थोड़ा सा कम कर देते हैं। अभी जो मेरा वेरिएक है वो इस पोजीशन पे है। फिर क्या किया मैंने इस वेरिएक को एडजस्ट करना स्टार्ट किया। मैंने क्या किया, इस वेरिएक को बढ़ाया ऊपर की ओर, धीरे 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 इस वेरिएक की पोजीशन मैंने धीरे 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 बढ़ाई। और तब तक कि मैंने इस वेरिएक की पोजीशन को बढ़ाया जब तक कि इस प्राइमरी वाइंडिंग में रेटेड करंट फ्लो ना होने लग जाए। जैसे ही इस प्राइमरी वाइंडिंग में रेटेड करंट फ्लो होने लग जाएगा, मैं इस वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाना बंद कर दूंगा इस वेरिएक के थ्रू। और जब प्राइमरी वाइंडिंग में रेटेड करंट फ्लो होने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी साइड में भी रेटेड करंट फ्लो होने लग जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर आप प्राइमरी वाइंडिंग में रेटेड वोल्टेज दो तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट सेकेंडरी वाइंडिंग में हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको ओपन सर्किट टेस्ट में बताया था कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको दोनों साइड रेटेड वोल्टेज मेंटेन करना है। आप एक साइड रेटेड वोल्टेज मेंटेन करो, ऑटोमेटिकली दूसरे साइड रेटेड वोल्टेज मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज पर टर्न सेम होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पावर कांस्टेंट होती है। जब पावर कांस्टेंट होती है तो एक तरफ की अगर आप करंट बढ़ाओगे तो दूसरे साइड का करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि पावर कांस्टेंट है। इसलिए आप एक साइड अगर रेटेड करंट मेंटेन कर रहे हो तो दूसरे साइड ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की हेल्प से ऑटोमेटिकली दूसरे साइड भी रेटेड करंट मेंटेन हो जाएगा, अलग से करने की ज़रूरत नहीं। आज सुबह जब मैं न्यूमेरिकल करवा रहा था आपको, तो मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करवाया था ऐसा वाला, याद होगा आपको, कि मैंने आपको बोला था कि एक ट्रांसफार्मर है सिंगल फेज जिसकी रेटिंग 400 वोल्ट एम्पियर 20/200 वोल्ट है, 20 वोल्ट/200 वोल्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वोल्ट एम्पियर है ये किसकी रेटिंग है, ये पावर की रेटिंग है। ये यूनिट से समझ गया मैं, वोल्ट एम्पियर किसकी रेटिंग है, पावर की। तो ये ट्रांसफार्मर है, ये प्राइमरी वाइंडिंग में कम नंबर ऑफ टर्न्स है क्योंकि 20 वोल्ट अपेयर हो रहा है, और 200 वोल्ट सेकेंडरी साइड का है, मतलब यहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे क्योंकि वोल्टेज पर टर्न इक्वल होता है। तो ये जो 20/200 वोल्ट है किसकी वैल्यू है एक्चुअल में, ये E1 की वैल्यू है और ये E2 की वैल्यू है एक्चुअल में, प्राइमरी वाइंडिंग का इंड्यूस्ड EMF और सेकेंडरी वाइंडिंग का इंड्यूस्ड EMF। और इस प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो रहा है उसको I1 एज्यूम कर रहा हूँ मैं, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो रहा है इसे I2 एज्यूम कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग की देखो पावर की रेटिंग कितनी है, 400 वोल्ट एम्पियर। इसका मतलब यह हुआ कि प्राइमरी वाइंडिंग की पावर भी 400 वोल्ट एम्पियर है और सेकेंडरी वाइंडिंग की पावर भी 400 वोल्ट एम्पियर है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की दोनों साइड, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड, दोनों साइड की पावर कांस्टेंट होती है। तो ये देखो इस प्राइमरी साइड की पावर कितनी होगी, जैसे मुझे प्राइमरी वाइंडिंग की पावर चाहिए तो जिसकी भी पावर निकालना है, प्राइमरी वाइंडिंग नहीं, किसी भी क्वांटिटी, किसी भी पैरामीटर की अगर मुझे पावर निकालना है, किसी भी एलिमेंट की अगर मुझे पावर निकालना है, तो जैसे मुझे प्राइमरी वाइंडिंग की पावर निकालना है तो प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज और प्राइमरी वाइंडिंग का करंट का प्रोडक्ट, ये प्राइमरी वाइंडिंग की पावर होगी। और प्राइमरी वाइंडिंग की पावर सेकेंडरी वाइंडिंग की पावर की इक्वल होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग की पावर क्या हो जाएगी, सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर का वोल्टेज इनटू सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट। ठीक है, E1 इंटू I1 इक्वल टू E2 इंटू I2, और एक इसकी इक्वल हो जाएगी 400 वोल्ट एम्पियर। E1 की वैल्यू कितनी है, अब जैसे मुझे I1 की वैल्यू चाहिए तो मैं इस रिलेशन का यूज़ करूँगा, इस वाले रिलेशन का, E1 इंटू I1 इक्वल टू 400 वोल्ट एम्पियर। E1 कितना है 20 वोल्ट, तो 20 इंटू I1 इक्वल टू 400, तो यहाँ से I1 की वैल्यू आ गई 20 एम्पियर। और उसी प्रकार से जब मुझे I2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इस रिलेशन का यूज़ कर लूँगा, E2 I2 इक्वल टू 400 वोल्ट एम्पियर। E2 कितना है 200, I2 400, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई 400/200 2 एम्पियर।
तो I1 की वैल्यू भी आ गई, I2 की वैल्यू, ये हो गया रेटेड करंट। क्योंकि रेटिंग के डेटा के अकॉर्डिंग मैंने ये वैल्यू फाइंड आउट किए, इसलिए यही रेटेड करंट है दोनों साइड का। ये रेटेड करंट प्राइमरी साइड और ये रेटेड करंट सेकेंडरी साइड। चलो ये सब बताने से पहले एक बात और बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि ये जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो किस साइड परफॉर्म किया जाता है। ये जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है ये मैं हमेशा हाई वोल्टेज साइड परफॉर्म करता हूँ। ये जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है ये हमेशा मैं हाई वोल्टेज साइड परफॉर्म करता हूँ। क्यों परफॉर्म करता हूँ, उसका रीज़न ये है, देखो इसमें हो क्या रहा है, यदि मुझे एक्चुअल कॉपर लॉस कैलकुलेट करना है तो मुझे एक्चुअल करंट फ्लो करवाना पड़ेगा इसके अंदर। तो एक्चुअल करंट फ्लो करवाने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, एक्चुअल करंट फ्लो करवाने के लिए मैं यहाँ वोल्टेज सोर्स का यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन एक बात का और ख्याल रखो कि यहाँ सेकेंडरी साइड शॉर्ट सर्किटेड है, तो मैं रेटेड वोल्टेज अप्लाई नहीं कर सकता। क्योंकि यदि मैं रेटेड वोल्टेज अप्लाई करूँगा तो देखो आइडल केस में तो इनफाइनाइट करंट फ्लो होगा और प्रैक्टिकल केस में बहुत हाई करंट फ्लो होगा, इसलिए मैं रेटेड वोल्टेज अप्लाई नहीं कर सकता। तो क्योंकि अगर मुझे एक्चुअल कॉपर लॉस चाहिए तो एक्चुअल करंट फ्लो होना चाहिए, मीन्स अगर रेटेड कॉपर लॉस चाहिए तो रेटेड करंट फ्लो होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वोल्टेज को धीरे धीरे इस प्रकार से बढ़ा रहा हूँ कि इस प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में रेटेड करंट फ्लो होने लग जाए। तो मैंने क्या किया, धीरे धीरे इस वोल्टेज को बढ़ाया। जैसे ही मैं 5 to 10% करता हूँ रेटेड वोल्टेज का, जैसे ही मैं रेटेड वोल्टेज का 5 to 10% वोल्टेज बढ़ाता हूँ, वैसे ही प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड में रेटेड करंट फ्लो होने लग जाता है। तो रेटेड करंट फ्लो होने लग जाता है। तो यहाँ पर आप देखो मैं जो टेस्ट परफॉर्म करूँगा वो किस साइड परफॉर्म करूँगा, हाई वोल्टेज साइड परफॉर्म करूँगा। क्यों हाई वोल्टेज साइड परफॉर्म करूँगा, उसका रीज़न यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। ये देखो जो 20 वोल्ट के साइड में 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और जो 200 वोल्ट वाले के तरफ 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो हाई वोल्टेज साइड कम करंट फ्लो हो रहा है, हाई वोल्टेज साइड कम करंट फ्लो हो रहा है। और ये रेटेड करंट है, ये रेटेड करंट है सेकेंडरी साइड का, और ये 20 एम्पियर रेटेड करंट है। ये प्राइमरी सेकेंडरी मत बोलो, लो वोल्टेज साइड का, ये लो वोल्टेज साइड है और ये हाई वोल्टेज साइड है। हाई वोल्टेज साइड कम करंट फ्लो हो रहा है, लो वोल्टेज साइड ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं हाई वोल्टेज साइड अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करूँगा, ये हाई वोल्टेज साइड यदि मैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करूँगा तो यहाँ रेटेड करंट की वैल्यू कम होती है, तो मुझे कम रेटिंग का एमीटर लगेगा, जिससे मेरे सिस्टम की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि एमीटर मुझे कम रेटिंग वाला लगेगा और कम रेटिंग वाला एमीटर डेफिनेटली थोड़ा सस्ता आएगा हाई रेटिंग वाले एमीटर के कंपैरिजन में। तो यदि मैं हाई वोल्टेज सेट करता हूँ तो कम रेटिंग वाला एमीटर की मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के थ्रू सेकेंडरी साइड ऑटोमेटिकली उतने करंट आ जाएगा जितना फ्लो होना चाहिए। तो इसलिए मैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हाई वोल्टेज साइड, देखो हाई वोल्टेज साइड इधर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं और उसी साइड मैंने एमीटर कनेक्ट किया, उसी साइड मैंने वोल्टमीटर कनेक्ट किया और उसी साइड मैंने वाटमीटर कनेक्ट किया है। तो अब क्या हो रहा है, इसमें रेटेड करंट फ्लो हो रहा है। अब देखो इसमें वोल्टेज कितना दे रहा हूँ मैं, इसमें वोल्टेज ओनली 5 to 10% ऑफ रेटेड वोल्टेज है। तो जब वोल्टेज बहुत कम है, वोल्टेज बहुत कम है तो इसमें होने वाला कोर लॉस भी बहुत ही कम होगा, क्योंकि वोल्टेज पूरा रेटेड वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं। और कोर लॉस किस पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर डिपेंड करता है। तो वोल्टेज बहुत ही कम अप्लाई कर रहा हूँ मैं, 5 to 10%, 5 और 10% के बीच में बहुत ही कम वैल्यू का वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसमें होने वाला कोर लॉस को मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ, नेगलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वोल्टेज मेरा बहुत कम रेंज का है। लेकिन इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो रेटेड हो रहा है, इसलिए इसमें होने वाला कॉपर लॉस तो रेटेड रहेगा। इसलिए मैं कॉपर लॉस, मैं ये मानूंगा कि इस कंडीशन में जो लॉसेस हो रहे हैं, जो वाटमीटर जो पावर मेज़र कर रहे हैं वो क्या है, कॉपर लॉस है। क्योंकि कोर लॉस तो बहुत कम हो रहा है इसलिए मैं उसको नेगलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्योंकि ऐसे में मज़ा नहीं आएगा। एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर मैनर में हम लिखते भी चलते हैं और उससे बेटर रहेगा। पहला पॉइंट तो मैं ये बताऊंगा कि जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है ये हम HV सेट परफॉर्म करते हैं। HV सेट क्यों परफॉर्म करते हैं,
उसका कारण ये है कि मुझे पता है कि ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी होती है कि हाई वोल्टेज साइड कम करंट फ्लो होता है और लो वोल्टेज साइड ज़्यादा करंट फ्लो होता है। तो यदि मैं हाई वोल्टेज साइड इस टेस्ट को परफॉर्म करूँगा तो जो रेटेड करंट होगा वो कम फ्लो होगा, तो मैं कम रेटिंग वाले अमीटर का यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर मैं एलवी साइड अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करूँगा तो मुझे वहाँ अमीटर ज़्यादा रेटिंग वाला चाहिए, ठीक है। तो कम रेटिंग में मेरा जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, इसलिए मैं इस टेस्ट को हाई वोल्टेज साइड परफॉर्म करूँगा। तो मैं फर्स्ट पॉइंट यही लिखूंगा कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैन बी कंडक्टेड आइदर एलवी और एचवी साइड इन द बोथ केस रीडिंग ऑफ वाट मीटर इज सेम। और उसके बाद लिख दो कि जब मैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करता हूँ तो मैं एचवी साइड परफॉर्म करता हूँ। क्यों करता हूँ ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि दोनों साइड रीडिंग तो सेम आएगी चाहे मैं किसी भी साइड परफॉर्म करूँ, लेकिन हाई वोल्टेज साइड करंट का मैग्नीट्यूड कम रहेगा तो कम रेटिंग वाले अमीटर से भी मेरा काम चल जाएगा। तो जब कम रेटिंग वाले अमीटर का मैं यूज़ करूँगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कॉस्ट। और क्या कर रहे हैं, एलवी साइड को मैं शॉर्ट कर दूंगा बाय थिक कॉपर वायर। शॉर्ट सर्किट टेस्ट को यदि मुझे परफॉर्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखता हूँ मैं, टू परफॉर्म शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर मीटर्स रिक्वायर्ड। कौन कौन से मीटर रिक्वायर्ड है, पहला है वॉट मीटर, सेकंड है अमीटर, थर्ड है वोल्ट मीटर। अगर एग्जाम में लिखोगे तो इस प्रकार से आप लिखोगे, और यदि समझाना है तो जैसा मैंने आपको समझाया है वैसे समझा दो। वॉट मीटर, ये मुझे यूनिटी पावर फैक्टर नेचर वाला चाहिए, क्योंकि मैं कॉपर लॉस मेजर कर रहा हूँ। कॉपर लॉस मीन्स रेजिस्टिव लॉस या फिर ओहमिक लॉस मेजर कर रहा हूँ, और ये ओहमिक लॉस किस में होता है, रेजिस्टेंस में होता है। इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पावर लॉस हो रहा है यही तो मुझे फाइंड आउट करना है। तो टोटल कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, I1 स्क्वेयर आर इक्विवेलेंट प्राइमरी साइड। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, शिफ्टिंग वाले लेक्चर में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया था। या तो मैं इसको सेकेंडरी साइड शिफ्ट कर दूं तो टोटल कॉपर लॉस हो जाएगा I2 स्क्वेयर आर इक्विवेलेंट टू, और यदि मैं प्राइमरी साइड सारे रेजिस्टेंस को शिफ्ट कर दूं तो टोटल कॉपर लॉस हो जाएगा I1 स्क्वेयर आर इक्विवेलेंट 1। तो रजिस्टर में जो पावर लॉस हो रहा है, तो रजिस्टर के केस में जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, कॉस फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड। तो रजिस्टर के केस में जेड भी तो आर की इक्वल हो गया, तो यूनिटी पावर फैक्टर आ जाएगा। इसलिए वाट मीटर यूनिटी पावर फैक्टर का नेचर का चाहिए मुझे। आर मीटर क्या है, इसकी रेटिंग हमें क्या करना है, मुझे क्या करना क्या है, जब मैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट करता हूँ तो मुझे रेटेड कॉपर लॉस चाहिए, तो इसलिए मुझे रेटेड करंट फ्लो करवाना पड़ेगा इसके अंदर। तो मैं अब जैसे कि यहाँ पे सेकेंडरी साइड शॉर्ट सर्किटेड है, इसलिए केवल 5 to 10% ऑफ रेटेड वोल्टेज बढ़ाने पर ही दोनों साइड्स रेटेड करंट फ्लो होने लग जाएगा, यही मुझे चाहिए। तो जो अमीटर मैंने यहाँ लगाया हुआ है ये, इसने कितनी करंट नापना चाहिए, रेटेड करंट नापना चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूँगा अमीटर की जो रेटिंग है वो कितनी होना चाहिए, इट्स रेटिंग शुड बी नियरर टू रेटेड HV, शुड बी, क्योंकि HV साइड में परफॉर्म कर रहा हूँ इसलिए इसकी रेटिंग HV साइड फ्लो होने वाले रेटेड करंट की इक्वल होना चाहिए। इट्स रेटिंग शुड बी नियरर टू रेटेड HV साइड करंट, रेटेड HV साइड करंट, क्योंकि HV साइड परफॉर्म कर रहा हूँ इसलिए HV साइड करंट फ्लो होगा। देखो यहाँ पे ये हाई वोल्टेज साइड अमीटर मैंने कनेक्ट किया है, तो इसकी रेटिंग HV साइड के रेटेड करंट के इक्वल होना चाहिए, तभी तो सही से मेजर कर पाएगा। थर्ड हमने लगाया हुआ है वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर कितना वोल्टेज मेजर करेगा, जो अब ये यहाँ पर सेकेंडरी साइड में शॉर्ट सर्किटेड है, इसलिए जो 5 to 10% वोल्टेज आएगा ना, इसको भी उन्होंने शॉर्ट सर्किट वोल्टेज नाम दे दिया। ये वोल्ट मीटर जितना भी वोल्टेज मेजर करेगा, अब जो रेटेड वोल्टेज का 5 to 10% वोल्टेज है उसको भी शॉर्ट सर्किट नाम दे दिया है इन्होंने नहीं, हमने दे दिया। तो ये जो वोल्ट मीटर की रेटिंग कितनी रहता है, कम रेटिंग वाला वोल्ट मीटर चाहिए, क्योंकि वोल्टेज 5 to 10% रहेगा। लो रेटिंग वोल्ट मीटर, कम रेटिंग वाला वोल्ट मीटर चाहिए।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ इस टेस्ट को आगे बढ़ाने से पहले कि इस टेस्ट से मुझे मिलेगा क्या क्या। तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्टेप बाय स्टेप। बाय कंडक्टिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर वी गेट फॉलोइंग पैरामीटर। क्या क्या मिल जाएगा मुझे, देखते हैं। जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट को मैं सही से परफॉर्म कर लूँगा तो मुझे सीरीज़ ब्रांच पैरामीटर मिल जाएंगे। सीरीज़ ब्रांच पैरामीटर। और सीरीज़ में क्या क्या कनेक्ट होता है ट्रांसफार्मर में, ये तो आपको पता ही होगा। रेजिस्टेंस R1 X1 सीरीज़ में रहते हैं, R2 X2 सीरीज़ में रहते हैं। फिर जब मैं इस R2 को सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड में ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी साइड का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 डैश। और जब इस X2 को मैं सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड में डालूंगा तो X इक्विवेलेंट प्राइमरी साइड हो जाएगा X1 प्लस X2 डैश। ठीक है, तो सीरीज ब्रांच पैरामीटर मतलब मैं R इक्विवेलेंट भी फाइंड आउट कर लूँगा और X इक्विवेलेंट भी फाइंड आउट कर लूँगा इस शॉर्ट सर्किट टेस्ट की हेल्प से। दूसरा क्या फाइंड आउट करने वाला हूँ, इससे फुल लोड कॉपर लॉस मिल जाएगा मुझे। हाँ, कॉपर लॉस तो मिलेगा ही, क्योंकि मेन मकसद तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। फुल लोड कॉपर लॉस मुझे इस टेस्ट की हेल्प से मिल जाएगा। थर्ड, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। रेगुलेशन भी मतलब फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि जब सीरीज ब्रांच पैरामीटर मिल जाएंगे तो रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं इस रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मैं इस शॉर्ट सर्किट टेस्ट की हेल्प से ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। अभी आपको समझ में आ जाएगा जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर, किस प्रकार से हम ये तीनों पैरामीटर इस शॉर्ट सर्किट टेस्ट की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं आगे। तो मेरा जो अरेंजमेंट है शॉर्ट सर्किट टेस्ट का वो कुछ इस प्रकार का है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट हमने किया है। क्या किया हमने, हाई वोल्टेज साइड एमीटर कनेक्ट कर दिया है, वाट मीटर कनेक्ट कर दिया है और वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया है। अब जब ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो रहा है तो यहाँ सेकेंडरी साइड शॉर्ट सर्किटेड है, मतलब लोड तो यहाँ अभी भी कनेक्टेड नहीं, तो लोड तो किसी भी प्रकार के करंट की डिमांड नहीं कर रहा है। लेकिन हम क्या करवा रहे हैं, हम वोल्टेज को इतना बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज को इस प्रकार से सेट कर रहे हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में रेटेड करंट फ्लो हो। रेटेड मतलब एक्चुअल करंट फ्लो हो, जितना फुल लोड की कंडीशन में फ्लो होता है। तो जब एक्चुअल करंट दोनों वाइंडिंग में से फ्लो होगा तो दोनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना है, फर्स्ट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1 है और सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R2 है। और जब मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ तो क्या करता हूँ, मैं इस सेकेंडरी साइड के रेजिस्टेंस को प्राइमरी साइड में रेफर कर देता हूँ। तो प्राइमरी साइड में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 डैश। ये R2 रेजिस्टेंस इस साइड से इस साइड आएगा तो R2 कितना हो जाएगा, R2 डैश हो जाएगा। तो ये R इक्विवेलेंट 1, ये प्राइमरी वाइंडिंग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो उस कंडीशन में देखते हैं हम। अब देखो, जब रेटेड करंट फ्लो हो रहा है तो रेटेड कॉपर लॉस होगा। और रेटेड कॉपर लॉस कितना होता है, I1 स्क्वेयर R इक्विवेलेंट 1। यदि आप इसे सेकेंडरी साइड में ट्रांसफ़र करें, यदि आप इस R1 को सेकेंडरी साइड में ट्रांसफ़र करें तो उस कंडीशन में कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, R2 तो सेकेंडरी साइड में पहले से ही रहेगा और प्राइमरी साइड से R1 रेजिस्टेंस जब सेकेंडरी साइड में आएगा तो ये R1 डैश हो जाएगा। तो सेकेंडरी साइड का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 2। और सेकेंडरी साइड में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2। तो कितना टोटल कॉपर लॉस हो जाएगा, I2 स्क्वेयर R इक्विवेलेंट 2। तो आप पैरामीटर को चाहे सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड भिजवाओ, चाहे प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड भिजवाओ, कॉपर लॉस उतना ही होगा। आप BEEE के लेक्चर नंबर 52 को रेफ़र कर लीजिए, आपको वहाँ क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक्चुअल में कैसे I1 स्क्वेयर R इक्विवेलेंट 1 इक्वल टू I2 स्क्वेयर R इक्विवेलेंट 2 है। ये आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा। और ये टोटल कॉपर लॉस के इक्वल है, टोटल कॉपर लॉस। तो देखो, लोड नहीं लगा है इसलिए लोड किसी प्रकार की करंट की डिमांड नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों वाइंडिंग में रेटेड करंट फ्लो हो रहा है इसलिए रेटेड कॉपर लॉस होगा। और इसमें जो कोर लॉस है वो नहीं होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि जो वोल्टेज है
कोर लॉस किस पर डिपेंड करता है, वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, और वोल्टेज बहुत कम है, 5 to 10% है रेटेड वोल्टेज का। जब वोल्टेज बहुत कम है तो कोर लॉस बहुत कम होगा, इसलिए हम उतने कोर लॉस को नेगलेक्ट कर देते हैं कि वो हो ही नहीं रहा है कोर। तो ये वाट मीटर उस कंडीशन में जो करंट मेज़र करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे कि यही कॉपर लॉस है। ठीक है, तो कॉपर लॉस कितना हो गया, वाट मीटर की रीडिंग, वाट मीटर रीडिंग इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट टेस्ट, कितनी हो जाएगी रीडिंग, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट की कंडीशन में वाट मीटर की रीडिंग, वाट मीटर जो रीडिंग देगा वही कॉपर लॉस है, तो ये हो जाएगा I1 स्क्वेयर आर इक्विवेलेंट 1। यदि मैं सेकेंडरी साइड सारे पैरामीटर को शिफ्ट कर दूं तो I2 स्क्वेयर आर इक्विवेलेंट 2। ठीक है, इतनी हो जाएगी। और यदि मैं वोल्टेज के टर्म में देखूं, वो देखो यहाँ भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, इस केस में भी रजिस्टर के अंदर जो लॉसेस हो रहे हैं वहाँ भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए ये पावर भी एक्टिव पावर हुई। तो एक्टिव पावर का फार्मूला तो यहाँ भी मैं लगा सकता हूँ, वोल्टेज करंट इनटू पावर फैक्टर। तो वोल्टेज कितना हो गया, वी शॉर्ट सर्किट वोल्टेज जो कि 5 to 10% होता है रेटेड वोल्टेज का। ये देखो, ये ट्रांसफार्म, ये जो अरेंजमेंट है यहाँ पर सर्किट अरेंजमेंट, यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज कितना है 5 to 10% ऑफ रेटेड वोल्टेज, जो कि VSC से इंडिकेट कर रहा हूँ। तो वोल्टेज इतना हो गया, और करंट तो रेटेड करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं यहाँ I1 नाम देता हूँ। ये देखो, इस साइड ये I1 करंट फ्लो हो रहा है, रेटेड करंट फ्लो हो रहा है, और जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी होता है। देखो हमने यहाँ पे, मैंने आपको बताया भी था कि मैं जिस प्रकार के वाट मीटर का यूज़ करता हूँ, एक्चुअल में यहाँ रजिस्टिव लॉस हो रहा है, और ओनली रजिस्टिव लॉस होने के कारण इसका जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा यहाँ पर। तो cos phi 1, तो इस 1 को मैं छोड़ देता हूँ, तो कॉपर लॉस की वैल्यू आ गई यहाँ पर VSC इंटू I1। और कॉपर लॉस का एक ये भी फार्मूला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो रिलेशन है मेरे पास ये वाला, इस रिलेशन से मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे प्राइमरी वाइंडिंग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और सेकेंडरी वाइंडिंग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों मिल जाएंगे। देखो ये R इक्विवेलेंट 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉपर लॉस मतलब जो वाट मीटर की रीडिंग है वो अपॉन I1 स्क्वायर, ये प्राइमरी वाइंडिंग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब इसी प्रकार से इस रिलेशन से ये P कॉपर लॉस इक्वल टू I2 स्क्वायर R इक्विवेलेंट 2, यहाँ से दूसरा रिलेशन आ जाएगा R इक्विवेलेंट 2 इक्वल टू PCU अपॉन I2 स्क्वायर, ये दूसरा रिलेशन आ जाएगा यहाँ से। तो इस प्रकार से मुझे प्राइमरी वाइंडिंग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और सेकेंडरी वाइंडिंग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब देखो मेरे पास क्या आ गया है, R इक्विवेलेंट 1 आ गया है। अब देखो यहाँ जो रिलेशन है, ये जो सर्किट है मेरा, ये देखो ये जो सर्किट है, इस सर्किट में यदि मुझे टोटल इम्पिडेंस फाइंड आउट करना है तो यहाँ से कितना वोल्टेज जा रहा है सब इस सर्किट पर VSC, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें करंट रेटेड करंट फ्लो हो रहा है, मीन्स I1 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर I1 करंट फ्लो हो रहा है। तो इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट इम्पिडेंस कितना हो गया, इक्विवेलेंट इम्पिडेंस हो गया यहाँ पर शॉर्ट सर्किट वोल्टेज अपॉन टोटल करंट I1 करंट फ्लो हो रहा है। तो ये इस प्रकार से मैं Z इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लूँगा। शॉर्ट सर्किट वोल्टेज में इनपुट दे रहा हूँ और करंट मेरा फ्लो हो रहा है रेटेड करंट I1, तो टोटल वोल्टेज और टोटल करंट इक्वल टू टोटल इम्पिडेंस। तो इस सर्किट का इम्पिडेंस आ गया मेरे पास। अब वापस आ जाता हूँ अपने यहाँ पर पैरामीटर पर। मेरे पास प्राइमरी वाइंडिंग का इक्विवेलेंट इम्पिडेंस है और प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी मेरे पास है, तो मैं प्राइमरी वाइंडिंग का इक्विवेलेंट रिएक्टेंस फाइंड आउट कर लूँगा। जो इक्विवेलेंट सर्किट मेरा बना था वो किस प्रकार का बना था, ये R इक्विवेलेंट 1, ये एक से इक्विवेलेंट 1, एक से इक्विवेलेंट 1, ठीक है, और ये नो लोड कंपोनेंट वाली ब्रांच, ये वर्किंग कंपोनेंट, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास R इक्विवेलेंट और X इक्विवेलेंट है, और मैंने Z इक्विवेलेंट भी निकाल लिया है।
इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट जेड इक्विवेलेंट। तो जेड इक्विवेलेंट कितना हो गया यहाँ पर, आर इक्विवेलेंट प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट 1। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ गया, यदि मैं इसको मॉडुलस निकाल लूँ, मॉडुलस अगर इसका निकाल लूँ मैं, तो क्या आ जाएगा, जेड इक्विवेलेंट इक्वल टू अंडर रूट आर इक्विवेलेंट 1 का स्क्वायर प्लस एक्स इक्विवेलेंट 1 का स्क्वायर। तब उस कंडीशन में कितना वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, जेड इक्विवेलेंट का स्क्वायर इक्वल टू आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर प्लस एक्स इक्विवेलेंट का 1 का स्क्वायर। अब देखो मेरे पास आर इक्विवेलेंट 1 आ गया है इस फार्मूले से, जेड इक्विवेलेंट मैंने निकाल लिए हैं, जेड इक्विवेलेंट ये भी मेरे पास है। ये कैसे निकाला था मैंने, ये आर इक्विवेलेंट 1 तो इस फार्मूले से आ गया और जेड इक्विवेलेंट 1 इस फार्मूले से आ गया। टोटल वोल्टेज और टोटल करंट, यहाँ पर देखो टोटल वोल्टेज VSC जा रहा है और टोटल करंट I1 रेटेड करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर। तो टोटल वोल्टेज और टोटल करंट का जो रेशो है ये टोटल इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। तो ये दोनों पैरामीटर आ गए मेरे पास। तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे एक से इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, क्योंकि मेरे पास इसकी वैल्यू भी है इसकी वैल्यू भी है, बस एक से इक्विवेलेंट नहीं है मेरे पास। तो एक से इक्विवेलेंट 1 की वैल्यू मैं इस फार्मूले से फाइंड आउट करूँगा। ये जो फार्मूला है देखो कौन सा, ये वाला फार्मूला। तो यहाँ से एक से इक्विवेलेंट 1 को एक साइड रहने देता हूँ, बाकी सारे पैरामीटर को दूसरे साइड ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। जेड इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस आर इक्विवेलेंट 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स इक्विवेलेंट आ जाएगा, एक्स इक्विवेलेंट 1 अंडर रूट जेड इक्विवेलेंट 1 का स्क्वायर माइनस आर इक्विवेलेंट 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है इसकी हेल्प से मैं क्या करता हूँ, ये देखो क्या करता हूँ इसकी हेल्प से मैं सीरीज ब्रांच के पैरामीटर फाइंड आउट करता हूँ। आर इक्विवेलेंट 1 और एक्स इक्विवेलेंट 1 की वैल्यू में फाइंड आउट करता हूँ। फुल लोड कॉपर लॉस मैंने कैलकुलेट कर लिया। कॉपर लॉस कितना हो गया, I1 स्क्वेयर आर इक्विवेलेंट 1 या फिर I2 स्क्वेयर आर इक्विवेलेंट 2, या फिर दूसरा वाट मीटर की जो रीडिंग है, वाट मीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी, V इंटू आई। वाट मीटर की जो रीडिंग है वो कितनी हो जाएगी, VI cos थीटा। V कितना हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज अप्लाई करता हूँ मैं, करंट रेटेड करंट फ्लो होता है I1 और ये जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी होता है तो 1। तो ये भी फुल लोड कॉपर लॉस की वैल्यू हो गई, ये भी हो गई। ये भी इस प्रकार से भी निकाल सकता हूँ, इस प्रकार से भी निकाल सकता हूँ। रेगुलेशन में भी आगे के टॉपिक में समझाता हूँ कि व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर।